हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिए गए 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब ये कॉन्सेप्ट्स में एक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट से रिलेटेड, यानी कि साइकोसेक्सुअल थियरी बोल देते हैं इसको, या साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। सेकंड है पर्सनालिटी से रिलेटेड, जिसमें स्ट्रक्चरल या फिर साइको एनालिटिक थियरी ऑफ पर्सनालिटी बोल देते हैं। उसी से रिलेटेड फर्दर फिर आ जाते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो ये 3 जो है टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को या इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ एक वीडियो में पढ़ने का सिर्फ एक मोटो है कि आपको ये कनेक्ट करके एक दूसरे से और इजीली समझ आ जाए, पहली बात। दूसरी बात है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमें सिगमंड फ्रॉइड याद है, फिर हम भूल जाते हैं कि अच्छा पर्सनालिटी की थ्योरी भी उन्होंने एक दी थी। तो हम कई बार जो है क्वेश्चंस जब सॉल्व करने बैठते हैं तो वो गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए इनको एक दूसरे से कनेक्ट करके जब हम समझेंगे तो वो ज्यादा इजी पड़ जाएगा आपको, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी थियरीज है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो लर्न करने के लिए। इसलिए जितना ज्यादा कनेक्ट करके हम पढ़ पाएंगे एक दूसरे से, एक थियरी को दूसरी थियरी से रिलेट कर पाएंगे, वो हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो जब हम सिगमंड फ्रॉइड की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है लिबिडो। ये वर्ड जो है वो सिगमंड फ्रॉइड की थियरी में बहुत देखने को मिल जाता है, क्योंकि लिबिडो का मतलब होता है सेक्स ड्राइव या फिर डिजायर फॉर सेक्स, और इसीलिए इनकी थियरी का नाम भी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें। तो ये क्या आ जाता है, जो सेक्स ड्राइव है या डिजायर फॉर सेक्स है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, पर्सन की प्रेफरेंसेस के ऊपर वेरी कर सकती है, उसकी लाइफ सर्कमस्टांसिस क्या है, सिचुएशंस क्या है, मेडिकल कंडीशंस, हार्मोनल लेवल्स, या दवाइयां किस तरह की चल रही हैं, या कोई और दिक्कत चल रही है साथ में, लाइफस्टाइल या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो ओवरऑल जो सेक्स ड्राइव है या डिजायर फॉर सेक्स है वो काफी चीजों पे निर्भर करती है, यानी वो चेंज होगी, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। अब इस जो ये सेक्स ड्राइव है या डिजायर फॉर सेक्स है, इसको कैसे रिलेट किया है उन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, वो हम देखते हैं। तो पहली इनकी थियरी है डेवलपमेंट की स्टेजेस है, जिसमें साइकोसेक्सुअल थियरी या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस। इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं। कई बार हम ये स्टेजेस के नाम तो याद रख लेते हैं, लेकिन कौन सी एज में कितनी एज तक जो है कौन सी स्टेज थी वो हम कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, जब हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी की बात करते हैं तो हमें 1.5 साल याद रखना है, यानी 1.5 ईयर हमें याद होना चाहिए, क्योंकि फिर आप उसको डबल करते जाइए। देखिए ओरल स्टेज जो है वो 0 से 1.5 यानी 1.5 साल तक है। अब 1.5 का डबल क्या हो गया, 3, 1.5 से 3 साल तक एनल स्टेज, फिर 3 से 6 यानी 3 दूनी 6 डबल फैलिक स्टेज, फिर 6 से 12 लेटेंसी स्टेज, और 12 के बाद जो है लाइफ टाइम लगा लीजिए या अडल्टहुड तक लगा लीजिए, वो जेनाइटल स्टेज हो गई। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस हमें याद होनी चाहिए। अब अगर आप कहें थ्योरी एग्जाम लिख रहे हैं तो भी आपको ये जो टेबल मैंने आपको दी है, ये एक बार इसको समझने के बाद आप इन्हीं पॉइंट्स को लेके थ्योरी एग्जाम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्लस इन्हीं पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब सॉल्व कर रहे हैं, तब आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले है ओरल स्टेज। ओरल का मतलब ही क्या होता है, माउथ। तो जो माउथ से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, यानी कि जो मेन फोकस होगा या प्लेजर सीकिंग किसके थ्रू होगी इन्फेंट में, बच्चे में, वो माउथ के थ्रू होगी। अगर आपने देखा हो तो ऑब्वियसली इस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो सकिंग जो है वो किससे होगी, वो माउथ से होगी। तो इसमें जो प्लेजर का सेंटर है वो क्या है, माउथ है, उसके थ्रू होती है। तो ओरल स्टिमुलेशन जो है वो क्रूशियल है इस ओरल स्टेज में। अगर बचपन में जब उस टाइम पे ओरल स्टेज जो है वो 0 से 1.5 साल में अगर नीड्स वहां पे फुलफिल नहीं होती हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, फिक्सेशन आ जाएगी। फिक्सेशन का मतलब होता है कि वो चीज आपके साथ फिर लाइफ टाइम चल सकती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ओवर ईटिंग करते हैं या नेल बाइटिंग की आदत जो है वो होती है, तो शुरू में जो थंब सकिंग की आदत बच्चों को होती है वो फिर आगे फर्दर फिक्स होके नेल बाइटिंग की आदत में चली जाती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि उस टाइम पे अगर नीड्स फुलफिल नहीं हुई तो वो फिक्सेशन की स्टेज बाद में फर्दर लाइफ में आ सकती है। ये चीज क्या हो गई हमारी पहली स्टेज, ओरल स्टेज। ओरल से रिलेटेड आपको ओरल वर्ड से ही ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ध्यान रह जानी चाहिए।
फिर है एनल स्टेज। एनल स्टेज कब होती है? इसमें प्लेजर सीकिंग सेंटर्स क्या होते हैं? बाउल्स या फिर ब्लैडर होता है, क्योंकि इस स्टेज में हेल्दी टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट्स आती हैं, या फिर नॉर्मली हम बोल देते हैं कि बच्चे को पोटी ट्रेन करना, क्योंकि शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो वॉलेंट्री नहीं होता, वो अपनी जो एक्सक्रीट्स हैं या जो पोटी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे वो वॉलेंट्री एक्शंस में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है, जो उनकी ये एनल ट्रेनिंग जो है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि हेल्दी टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट्स जो है वो बच्चों को दी जाती है, और वो इसी में ही जो है वो अच्छा फील करते हैं कि हाँ, उनसे जो काम पहले नहीं हो रहा था वो अब जो है अपनी पोटी को रोक पा रहे हैं एक तरीके से। तो ये क्या है, इसमें हमें हेल्दी टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को। अब अगर इसमें फिक्सेशन की स्टेज आ गई, यानी कि यहां से दो चीजें हो सकती हैं, एक होगा एनल रिटेंशन और एक होगा एनल एक्सपल्सिव। यानी कि अगर एनल रिटेंशन है तो उसमें क्या हो जाएगा, बच्चा ओवर नीट चाहेगा चीजों को, उसको हर एक चीज बहुत साफ चाहिए, प्रिसाइज चाहिए, ऑर्डर्ड वे में चाहिए। लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया तो एनल एक्सपल्सिव में क्या आ जाएगा कि बच्चा डिसऑर्गेनाइज्ड और बाद में मैसी रहना पसंद करेगा, उसको कोई इश्यू नहीं होगा कि सफाई नहीं है रूम में और वो ऐसे ही पड़ा है। तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, एनल रिटेंशन और एनल एक्सपल्सिव, ये जो है इसके फिक्सेशन में आ जाएंगे। तो ये वर्ड के मतलब क्या है वो आपको ध्यान होने चाहिए। फिर आती है फेलिक स्टेज। अब इसमें क्या होता है, फेलिक स्टेज 3 से 6 साल की होगी, जब बच्चा 3 से 6 साल का हो, और फेलिक स्टेज में अट्रैक्शन होती है दूसरे जेंडर के प्रति, ऑपोजिट जेंडर के लिए। अब वो अट्रैक्शन जो है उसका हेल्दी सब्स्टिट्यूट क्या है? ऑब्वियसली बच्चे बहुत छोटे हैं उस टाइम पे, तो वो उनका हेल्दी सब्स्टिट्यूट क्या होगा, यहाँ पे जो डिजायर होगी उनकी, वो पेरेंट होगा उनका। यानी कि जो गर्ल है उसको उसको ज्यादा प्यार आएगा कि इस पे पापा पे, और जो लड़का है वो अपनी माँ के ज्यादा क्लोज होगा। ये चीज जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने बोली, और इसी चीज को उन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स दिया। तो ये जो टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है वो आपको ध्यान रखना है जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एनल रिटेंशन, एनल एक्सपल्सिव, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, जब गर्ल्स अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स देयर फादर, और ओडिपस में क्या हो जाएगा, जब लड़के अपनी माँ के ज्यादा करीब होते हैं। तो ये इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान रखना है। फिर आती है लेटेंसी स्टेज। अब यहां तक उन्होंने जो है वो डिजायर जो थी, प्लेजर सीकिंग का जो मतलब था वो इन्होंने बताया। अब लेटेंसी स्टेज में इनका कहना है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं वो रिप्रेस हो जाती हैं, यानी लेटेंट फॉर्म में होती हैं वो, और इस टाइम पे बच्चा जो है वो सोशल स्किल्स डेवलप कर रहा होता है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन 6 साल का बच्चा जो है वो एवरेज एज होती है कि वो स्कूल में एंटर हो जाए, तो वो वहां से शुरू हो जाता है, उसको उसका फोकस जो है वो किस चीज पे चला जाता है, अपने साथ के जो बच्चे हैं, पीयर ग्रुप है, उनसे बात करने में या इंटरेक्ट करने में फैमिली मेंबर्स से। सोशल स्किल्स जो है वो इसमें डेवलप होनी शुरू हो जाती है। फिर आती है जेनाइटल स्टेज, जो 12 से ऊपर की एज के अंदर होगी, और ये जो चारों के चारों टास्क हमने पढ़े हैं, जो चारों स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, वो सारी की सारी इंटीग्रेटेड होंगी यहाँ माइंड में। तो वो क्या होगी यहाँ पे, जेनाइटल स्टेज, क्योंकि इसके बाद जो है 12 के बाद बच्चा, क्योंकि टीनेज होनी शुरू, टीनेज का जो ग्रुप है वो शुरू हो गया 12 साल की उम्र से, और उसके बाद जो है फिर वो जो प्राइवेट पार्ट्स हैं या प्यूबर्टी जो है, यहाँ पे आके प्यूबर्टी हिट करती है, तो वो चेंजेस जो है वो बच्चे में आने शुरू हो जाते हैं, वो बच्चे से एक्चुअल में फिर टीनेजर जो है वो उसको बोला जाने लगता है। तो ये 5 स्टेजेस आपको ध्यान रखनी है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। ये थी इनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड थियरी सिगमंड फ्रॉइड की। अब इन डेवलपमेंट के दौरान इन्होंने क्या बोला है, अच्छा पहले एक बार हम अगले पे जाने से पहले एक बार क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि इनको क्रिटिसाइज क्यों किया गया। क्योंकि ये जो सेक्सुअलिटी के बेसिस पे इन्होंने स्टेजेस दी, तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज की गई। सबसे पहला रीजन था कि सेक्स, कि आपने बात कैसे कर दी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो है वो टैबू माना जाता है सेक्स वर्ड को भी, तो आपने ऐसे कैसे बात कर दी इस पे खुल के, और आप ऐसे कैसे बच्चे को रिलेट कर रहे हैं सेक्स से। ठीक है, कई बार पेरेंट्स जो हैं, बच्चा अगर उनसे पूछ ले कि छोटा बच्चा कि सेक्स का क्या मतलब होता है, अगर आपने वो चीज, वो जोक है या जो भी है वो सुना हो जिसमें वो सेक्स पूछ लेता है क्या होता है, और बाद में पेरेंट को पता चलता है कि सेक्स का मतलब जो है वो मेल फीमेल करके उनकी डायरी में दिया हुआ है, तो वो जो टैबू है वो यहाँ पे क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा जो है वो रीजन बना कि आपने ऐसे कैसे जो है इसके ऊपर बात कर दी। फिर है एनवायरमेंट को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, इन्होंने सब कुछ जो है वो डेवलपमेंट किसके अराउंड कर दी, सेक्सुअलिटी के बेसिस पे। फिर आता है पेशेंट सैंपल, क्योंकि इन्होंने जो ये थियरी जो डेवलप की थी वो अपने पेशेंट्स के सैंपल्स जो है उनके ऊपर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पे इन्होंने क्या दी थी ये थियरी। तो वो भी एक रीजन हो जाता है कि आपने जो है कैसे उनकी बिना परमिशन के, या फिर
अपने पेशेंट्स के सैंपल ऐसे लेके आपने क्यों ये थियरी जो है वो बनाई। तो ये तीन जो है क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल और साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनालिटी, क्योंकि जो अभी हमने स्टेजेस पढ़ी वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट का जो माइंड है वो कैसे एक्सपीरियंसेस को फिल्टर करेगा, उस बेसिस पे इन्होंने तीन जो है इड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीन जो माइंड के जो पार्ट दिए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, वो जो तीन है वो यहाँ पे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात, अब आपको इसमें टर्म्स जो है वो ध्यान रहनी चाहिए कि इट जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल है, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल है और सुपर ईगो को मोरालिटी या आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल बोलते हैं। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे इजीली, तो इड क्या है बेसिकली, या तो आप ये देख लीजिए इड आईडी सबसे छोटी स्पेलिंग है, यानी कि ये सबसे ज्यादा अनकॉन्शियस माइंड है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो मन करेगा वो करे, यानी इड का क्या प्रिंसिपल है कि मेरी मर्जी, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। अगर मेरा मन कर रहा है कि मेरे को अभी आइसक्रीम खानी है और अगर सामने कोई आइसक्रीम लेके आ रहा है तो मैं छीन के खा लूं, ठीक है, तो ये इड है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी चाहे आपकी फिजिकल नीड हो, अर्ज हो आपकी, तो उसको आपको इंस्टेंटली ग्रेटिफाई करना है कि आप इंस्टेंटली उसको पूरा करना चाह रहे हैं। आपका सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इड की जब हम बात करते हैं। लेकिन जब हम ईगो की बात करते हैं तो ये एक बैलेंस सा है। अब वो बैलेंस किसके साथ है, वो सुपर ईगो के साथ। बेसिकली इड और सुपर ईगो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। इड बोलता है कि जो मन करेगा वो करूंगा, और सुपर ईगो बोलता है कि नहीं ये गलत है। वो मोरालिटी और जो एथिक्स वाली, जो वैल्यूज वाली बात है, तो वो किस में आ जाती है, सुपर ईगो में। इसीलिए इसको आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल बोलते हैं, मोरालिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इन दोनों में अब बैलेंस कौन करेगा, वो कौन करेगा, ईगो। जैसे कई बार हम बोल देते हैं कि अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो ईगो सेटिस्फेक्शन क्या है, वो इड और सुपर ईगो के बीच की सिचुएशन है, जहां पे अगर इड बोल रहा है कि भाई आइसक्रीम या चॉकलेट अभी खानी है, और सुपर ईगो बोल रहा है कि नहीं नहीं सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती, और दूसरा आप डाइटिंग पे भी चल रहे हैं, ये मोरालिटी की बात कर रहा है। और इड क्या कर रहा है, अपनी मनमर्जी की बात कर रहा है कि खानी है जो हो जाए। अब ईगो क्या करेगा कि इट्स ओके, थोड़ी सी खा ले लेकिन छीन के मत खा कम से कम। तो वो वाली चीज क्या हो गई, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई दूसरे से छीनना गलत है, और इड की भी बात मानी जा रही है कि आइसक्रीम या चॉकलेट खा ले पर थोड़ी सी खा ले, और वो भी मांग ले, किसी से पूछ ले, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इड और सुपर ईगो एक्सट्रीम सिचुएशंस हो गई, और उनमें बैलेंस कौन करेगा, ईगो। तो ईगो बैलेंस करेगा, इसलिए ये रियलिटी प्रिंसिपल है, और सुपर ईगो क्या हो गया, मोरालिटी प्रिंसिपल। अब ये कौन सी एज में डेवलप होंगे, सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि इड जो है वो बचपन से ही है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तब से ही इड का जो प्रिंसिपल है वो प्रेजेंट है, ठीक है, और यही प्राइमरी पार्ट है पर्सनालिटी का। अब ईगो क्या बोलता है, ईगो कब से शुरू होगा, वो पहले 3 साल जो बच्चे के हैं, 0 से 3 साल, यानी जो पहली 2 स्टेजेस हमने पढ़ी, यहाँ पे ये जो ओरल और एनल स्टेजेस, इन 2 स्टेजेस के दौरान जो है वो ईगो डेवलपमेंट होती है, और फेलिक स्टेज के दौरान फिर क्या हो जाती है, सुपर ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये कब डेवलप होना शुरू होता है, पहली बात। दूसरा, अब इट जो है वो टोटली अनकॉन्शियस है, उसको कुछ नहीं पता, वो है कि बस मन कर रहा है, मर्जी है तो वो काम करना है। तो इट क्या हो गया, टोटली अनकॉन्शियस पार्ट हो गया। और ईगो क्या है, वो पार्टली कॉन्शियस है, और सुपर ईगो फुल्ली कंप्लीटली कॉन्शियस है। कंप्लीटली कॉन्शियस है इसीलिए तो वो सारी चीजों के बारे में सोच रहा है कि नहीं नहीं ये गलत है करना, चोरी करना गलत है, ठीक है, या छीनना गलत है, किसी से मार पिटाई गलत है। तो वो चीजें क्या आ गई इसमें, सुपर ईगो में कॉन्शियसनेस आ गई, वो बहुत ज्यादा सोच रहा है हर चीज के लिए। और ईगो क्या करेगा, वो पार्टली कॉन्शियस होगा, जो इन दोनों में बैलेंस बनाएगा। अब ये मोरालिटी प्रिंसिपल है सुपर ईगो। अब हमने ईड का क्या पढ़ा कि ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है सुपर ईगो के, तो इसको ए मोरल प्रिंसिपल भी जो है वो कभी कभार बोल देते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आप कोरिलेट करके ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। अब ईड के अंडर एक और कॉन्सेप्ट है इरोस और थैनाटोस का, ये 2 बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट हैं। इरोस जो है वो लाइफ इंस्टिंक्ट है, और थैनाटोस जो है वो डेथ इंस्टिंक्ट है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। प्लस अगर पूछा जाए कि लिबिडो कब से प्रेजेंट है, तो लिबिडो बच्चे में इन्फेंसी से, यानी जब वो पैदा हुआ है तब से ही प्रेजेंट है, तो वो इड का पार्ट हो गया, क्योंकि इड जो है वो भी क्या है, बर्थ से प्रेजेंट है। तो ये 3 स्टेजेस जो है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। अब हमने क्या बोला कि इड ईगो जो है वो बैलेंस करेगा इड और सुपर ईगो में। अब वो बैलेंस जो करेगा अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो जो बैलेंस है वो क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म्स है।
अब डिफेंस मैकेनिज्म को हम कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यानी अपने बचाव के, कि आप अगर कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको, या फिर आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो आप उससे कैसे बचेंगे, तो वो एस्केपिज्म लगा लीजिए, बचाव लगा लीजिए, या आपकी बॉडी जो है वो कैसे उसको डिफेंड करेगी। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो गए, वो सेफ गार्ड्स है माइंड के अगेंस्ट व्हाट, फीलिंग एंड थॉट्स दैट आर टू डिफिकल्ट फॉर द कॉन्शियस माइंड टू कोप विद, यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस में रहते हुए आप उनसे डील नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे उनसे। ठीक है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई और आपके बहुत क्लोज था वो इंसान, तो आप बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे ऑब्वियसली, कि आपकी लाइफ का हिस्सा था कोई, तो वो आपसे दूर चला गया, तो वो चीज क्या हो जाती है अब डिफेंस मैकेनिज्म में, अब आपका माइंड जो है, तभी हम बोलते हैं कि समय सब कुछ हील कर देता है, टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। तो वो माइंड क्या करेगा, उस चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस में रहते हुए आपका माइंड वो कोप अप नहीं कर सकता, उसके साथ डील नहीं कर सकता। तो डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है वो थॉट्स हैं जो कि आपको, आपके माइंड जो है वो सेफ गार्ड के लिए रखता है उनको। दूसरा जो है, इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स आर साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज दैट आर अनकॉन्शियसली यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम एंजाइटी अराइजिंग फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स। क्योंकि आपने माना कि आपसे कोई दूर चला गया, किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सपायर हो गया, तो अनएक्सेप्टेबल है वो सिचुएशन, आप मानना ही नहीं चाह रहे, उसकी वजह से एंजाइटी होगी। ठीक है, तो वो जो फीलिंग्स हैं आपकी, अब वो अनकॉन्शियसली आपको डिफेंस मैकेनिज्म उनसे बचाएगा। अब हमारे पास बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, सबसे पहले हम एक एक करके सारे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ऑल्दो डिफेंस मैकेनिज्म्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, लेकिन उनकी जो डॉटर है एना फ्रॉइड, उन्होंने भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को जो है वो एक्सप्लेन किया था। एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि जो अनकॉन्शियस वाला जो पार्ट है हमारा इड का, वो 90% पार्ट होता है, और बाकी जो पार्ट बच गया पार्टली कॉन्शियसनेस का या कॉन्शियसनेस का, वो 10% होता है। तो माइंड की अगर हम बात करें तो हमारा मोस्टली पार्ट अनकॉन्शियस पार्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम डिफेंस मैकेनिज्म्स देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं इस किसी इंपल्स को। रीडायरेक्ट यानी कि बॉस ने आपको डांटा, आपने आके बच्चे को डांट दिया, तो वो जो, क्योंकि बॉस पे तो आप गुस्सा कर नहीं सकते थे, तो वो जो गुस्सा डिस्प्लेस हुआ है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट के मैकेनिज्म में आएगा। कि अगर आप उसी के बारे में सोचते रहे कि आपने, बॉस ने आपको डांटा और आप उसी चीज से रिलेटेड परेशान होते रहे, तो माइंड क्या कर रहा है, आप अनकॉन्शियसली जो है वो बच्चे को डांट देंगे आके किसी बात पे, अगर वो प्यार से भी कोई बात पूछ रहा है तो। ऑल्दो आपको बाद में रियलाइज होगा कि ये तो बच्चे को गलत डांट दिया, बट उस टाइम के लिए वो जो इंपल्स था आपका वो डिस्प्लेस हो चुका है बच्चे के ऊपर। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है वो भी सिमिलर है डिस्प्लेसमेंट के, बट ये कब मैनेज करता है, जब आप जो डिस्प्लेसमेंट, जो इमोशंस हैं हमारे, वो अनएक्सेप्टेबल हो। यानी कि sublimation is similar to displacement but takes place when we manage to displace our unacceptable emotions into behaviors which are constructive and socially acceptable rather than destructive activities। यानी कि sublimation में आप कोशिश करेंगे कि जो unacceptable emotions हैं, obviously जैसे aggressiveness है, गुस्सा है, वो unacceptable है देखा जाए तो सोसाइटी में, तो आप क्या करेंगे, उसको चेंज करने की, उस aggressiveness को आप स्पोर्ट्स में डालिए, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है आपकी, आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो वो क्या हो गया, आपने कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगा ली और एक्सेप्टेबल भी है सोसाइटी में। तो वो क्या हो गया, हमने एक अनएक्सेप्टेबल इमोशन को, गुस्से को, किस में कर दिया, सोशली एक्सेप्टेबल में कर दिया, क्योंकि हमने उसको स्पोर्ट्स में डाल दिया उस अग्रेसिवनेस को। तो वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की जगह कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में आ गया। तो हमने किया तो डिस्प्लेस, लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट में क्या था, नॉर्मल रीडायरेक्शन था। यहां पे सब्लिमेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो अनएक्सेप्टेबल इमोशन को एक्सेप्टेबल में करने की बात हो रही है। नेक्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन में आप क्या करते हैं कि आपका एक फील्ड में अगर फेल हो गए आप, तो आप किसी दूसरे फील्ड में ओवर अचीव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपसे कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, तो आप कोशिश करेंगे कि उस बिजनेस में जो है आप बहुत ज्यादा ओवर अचीव कर पाए, आगे तक जा पाए। तो वो क्या हो गया कि एक जगह आप फेल हो गए, तो आप दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं कि ये नहीं तो ये सही, लेकिन अगर वो नहीं मिला और मैं कुछ दूसरी चीज कर रही हूं, तो वो फिर बहुत अच्छे से और टॉप लेवल पे होनी चाहिए।
ठीक है। फिर है रैशनलाइजेशन। ऑब्वियसली रैशनल का मतलब ही क्या होता है, लॉजिकल चीजें। तो रैशनलाइजेशन में आप क्या करते हैं, रीजंस देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ग्रेप्स आर शोर, यानी कि अंगूर खट्टे हैं। अब आपको अंगूर मिल नहीं रहे थे, वो आपकी पहुंच से बाहर थे, लेकिन आपने रीजन क्या दिया कि वो खट्टे हैं। लेमन्स आर स्वीट, तो लेमन स्वीट होते नहीं है यूजुअली, लेकिन आप उसका क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट एक रीजन दे रहे हैं आप। तो जो रीजनिंग का पोर्शन है वो रैशनलाइजेशन में आएगा। आप इनके जो नाम है उन्हीं से ही आप इजीली समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेस कर दिया आपने चीजों को। कंपनसेशन, आप कंपनसेट कर रहे हैं एक नहीं तो दूसरी चीज में। रैशनलाइजेशन में आप रीजंस दे रहे हैं। अब एक आधी चीज ऐसी होगी, सब्लिमेशन या फर्दर हम एक दो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वो भी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। अब है रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होगा, अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग होगी अनप्लेजेंट इमोशंस की, यानी कि कुछ गलत चीजें जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म क्या करेगा, इसमें मिनिमाइज करेगा कि आप गिल्टी फील ना करें, एंजाइटी ना हो, मेंटली आप परेशान ना हो। इसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी बोलते हैं। जैसे कि अब ओडिपस कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था कि बॉय का जो है वो मदर के लिए प्यार, ठीक है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स में बॉय का मदर के लिए तो प्यार होगा, लेकिन बॉय का फादर के लिए जो है क्या होगी, कई बार कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं दिखा सकता, वो रिप्रेस करेगा उस चीज को, ठीक है। तो जो अग्रेसिव थॉट्स हैं अबाउट सेम सेक्स पेरेंट्स, यानी कि लड़के के पापा के लिए, या कई बार लड़ाई झगड़े में या बहस में मम्मी के लिए जो लड़की के होते हैं, तो वो क्या हो गए, वो आप उस टाइम के लिए दिखाते नहीं है, वो रिप्रेस करते हैं अनकॉन्शियसली, आप पुश डाउन कर देते हैं। क्योंकि कई बार आपने ये नोटिस किया हो, तो आपका किसी फ्रेंड से झगड़ा हो जाए तो आप क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है, और वो चीज आपको याद रखते हैं आप, देखा जाए तो, कि क्यों गुस्सा है या क्यों बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन जब आपकी मम्मी से आपका झगड़ा हो जाए, या लड़की का जब मदर से झगड़ा हो जाता है, तो नेक्स्ट डे तक जो है मदर भी ऑटोमेटिकली नॉर्मल और लड़की भी ऑटोमेटिकली नॉर्मल। तो वो चीज क्या है कि अनकॉन्शियसली आप जो है वो रिप्रेस कर देते हैं उस चीज को कि इट्स ओके, वो वाली सिचुएशन। सप्रेशन में आप क्या करते हैं, कॉन्शियसली आप कोई चीज भूलना चाह रहे होते हैं। रिप्रेशन में अनकॉन्शियसली आप भूल जाते हैं, और सप्रेशन में आप कॉन्शियसली भूलने की कोशिश करते हैं। कि ये चीज जैसे ब्रेकअप हो गया मान लीजिए, तो आप कोशिश करेंगे कि वो सप्रेस हो जाए और याद ना आए उस इंसान की, ठीक है। प्रोजेक्शन, अब ये प्रोजेक्शन क्या है, एन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स अनवांटेड थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स ऑन टू अनदर पर्सन, यानी कि आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे के ऊपर चीजें थोप देते हैं, ठीक है। For example, you might hate someone, but your superego tells you that such hatred is unacceptable. Superego आपको बता रहा है कि ये गलत है, लेकिन आप हेट कर रहे हैं। ईड आपको बता रहा है कि नहीं है, ये इंसान अच्छा नहीं, करनी इससे बात, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, वो ईगो सॉल्व करेगा। वो ईगो बोलेगा कि अगला इंसान ही जो है वो आपसे हेट करता है, वो आपको मानता ही नहीं अच्छा, इसीलिए आप उसको अच्छा नहीं समझ रहे। तो बेसिकली आपको पसंद नहीं थी कोई चीज, कोई इंसान से आप हेट कर रहे थे, लेकिन आपको उसने प्रोजेक्ट, आपने उस सिचुएशन को, डिफेंस मैकेनिज्म ने क्या किया, आपने उसको प्रोजेक्ट इस तरीके से कर दिया कि अगला इंसान ही आपको हेट करता है, कि मैं नहीं बात करूं उससे, उसको मैं अच्छी नहीं लगती। ये वाली सिचुएशन जो है वो प्रोजेक्शन की सिचुएशन होगी। फिर है रिग्रेशन। द ईगो रिवर्ट्स टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जैसे बहुत सारे लोग हैं छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाएंगे जब उनको जो है कोई इशू हो, या भूख लगी है बहुत ज्यादा। अब आपकी एज के अकॉर्डिंग तो आप बड़े हो चुके हैं, लेकिन आप रिवर्ट बैक, यानी कि आपकी जो स्टेज है उससे एक स्टेज पीछे का जो है आप बिहेव करना शुरू कर देंगे। जैसे चाइल्ड लाइक क्राइम, या फिर बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाए, टीनेजर्स जो हैं, वो क्या है, उनकी बैड यूरिनेशन हो जाती है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। तो ये रिग्रेशन क्या है कि आपकी जो स्टेज है जो उससे अर्लियर स्टेज की तरह आप बिहेव करेंगे। फिर है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग इमेजिनेशन होती है, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है। कुछ एक डिफेंस मैकेनिज्म हमें नाम से ही समझ आ जाएंगे, जैसे डे ड्रीमिंग है, ये जो रिप्रेशन या सप्रेशन है आपको समझ आ जाएगा। प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप दूसरे के प्रति कि वो इंसान आपको पसंद नहीं करता, वो वाली सिचुएशन। तो डे ड्रीमिंग में क्या हो जाएगा, इमेजिनेशन। जैसे हमने वो एक स्टोरी भी पढ़ी होती है कि वो दूध का जो है वो दूध बेचने जा रहा होता है घड़े मटका लेके, और वो दूध बेचने जा ही रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं इस दूध को बेच के पैसे कमाऊंगा, फिर मैं बकरियां खरीदूंगा, फिर मैं और दूध बेचूंगा, फिर मैं गाय ले लूंगा, घर ले लूंगा, शादी होगी, बच्चे होंगे। और इतनी देर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दूध का मटका जो है वो फूट जाता है। तो वो क्या था, वो डे ड्रीमिंग थी, कि इमेजिनेशन चल रही थी। आपने कोई जॉब का एग्जाम दे के जो है वो फिल कर रखा है, अब आप सोच रहे हैं, आप पढ़ने की बजाय आप ये सोच रहे हैं कि ये जॉब लग जाएगी तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, ये उसके बाद जो है मैं ये चीजें बनाऊंगा, उसके बाद जो है ये होंगी। तो वो जो है वो क्या है, वो इमेजिनेशन है।
कि आप दिन में बैठ के खुली आंखों से सपने ले रहे हैं, ठीक है। इससे बेटर होगा कि आपने किसी एग्जाम के लिए पढ़ने की कोशिश कर लीजिए, क्या पता हो ही जाए क्लियर। तो वो डे ड्रीमिंग जो है वो क्या है, इमेजिनेशन जो है, इमेजिनेशन आ जाती है उसमें। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं दूसरे इंसान की तरह खुद को, यानी कि अगर आपको कोई एक्ट्रेस पसंद है, कोई क्रिकेटर पसंद है, तो आप उसी की तरह रहना, उसी की तरह देखना खाना, मतलब जितना आपको उसके बारे में पता होगा, या आप किसी को रोल मॉडल मान रहे हैं तो आप उसी की तरह ही रहना पसंद करेंगे, अपने आप को आइडेंटिफाई करना वैसे ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो उसी की तरह जो है कपड़े पहनना, उसी की तरह ड्रेसअप करना, बातचीत करना, तो वो आप क्या करते हैं, अपने रोल मॉडल को कॉपी करने की, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है डिनाइल। डिनाइल एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एना फ्रॉइड ने प्रपोज किया था, और इसमें क्या है, आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कि मान लीजिए कोई एक्सपायर हो गया, तो कई बार होता है कि कोई इंसान बहुत क्लोज हो तो वो चुपचाप बिल्कुल शॉक में बैठ जाता है और वो मानना ही नहीं चाहता कि ऐसा हो गया है। इसीलिए लोग जो है वो बोलते हैं कि एटलीस्ट इसको रुलाओ कैसे भी करके, ताकि वो इमोशंस जो है वो किसी रूप में बाहर आ जाएं और उसको मेंटली जो है वो अफेक्ट ना करे बहुत ज्यादा डीपली। तो डिनाइल की सिचुएशन में डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि वो जो आप अवेयर हैं उस चीज से, आपको पता है, बट आप मानने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल जैसे है कि आपको पता है कि आपका पार्टनर जो है रिलेशनशिप में चीटिंग कर रहा है, या आपका फ्रेंड जो है वो आपको आके बता रहा है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी के साथ देखी, या रिवर्स वाइस वर्सा, लेकिन आप क्या करते हैं कि नहीं नहीं, आप ट्रस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। जब तक आप अपनी आंखों से बिल्कुल ना देख लें तब तक आप उसको क्या करते हैं, डिनाई करने की कोशिश करते हैं। तो वो किस में आ जाता है, डिनाइल के डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाता है। फिर आता है कंपार्टमेंटलाइज। अब इसमें कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं आप सिचुएशन को, कि मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, या आप स्कूल में टीचर हैं, या आप किसी जॉब में हैं, तो आप जो है वो प्रोफेशनल चीजों को और पर्सनल चीजों को अलग रखना पसंद करेंगे। तो वो आपने क्या कर दिया, कंपार्टमेंटलाइज कर दिया पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, कि आपने दो अलग अलग हिस्से बना दिए, कि आप जो है मिक्स नहीं करना चाहते किसी भी सिचुएशन में, आपने चीजों को कंपार्टमेंट में जो है वो डिवाइड कर दिया। फिर है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, जिसमें आता है दिस मैकेनिज्म अलाउज अस टू अवॉइड थिंकिंग अबाउट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इसमें आप क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक इंसान है, एक पर्सन है, और उसको बहुत हाई लेवल की इलनेस जो है वो डिस्कवर हुई है, कैंसर है या कोई भी चीज डिस्कवर हुई, डायग्नोज हुई, सॉरी। तो डायग्नोज होने के बाद एक तो सिचुएशन है कि वो उसके बारे में नेगेटिव सोचता रहे और जो है बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाए। अब दूसरी सिचुएशन है कि वो इस जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे डील करने के लिए उसके बारे में पढ़े कि एक्चुअल में मुझे हुआ क्या है। तो वो क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो अवॉइड हो जाएगी और वो उसके बारे में और जानने की कोशिश करेगा। तो जो उसका फोकस है वो इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट पे होगा। फिर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है वो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऑल्दो, बट एक बार और देख लेते हैं। सब्लिमेशन जो है ये हमने क्या किया था कि आप अनएक्सेप्टेबल को एक्सेप्टेबल में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। अ पर्सन गोज बियॉन्ड डिनाइल एंड बिहेव्स इन द ऑपोजिट वे, कि वो जो सोचता है, अब इसमें डिनाइल के बियॉन्ड जाता है, उससे भी आगे जाता है। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है, यानी आप अपना रिएक्शन खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस डिफेंस मैकेनिज्म में। इस तरीके का मान लीजिए, जैसे कि अब आपको कोई पसंद है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप मान लीजिए आपके बड़ी क्लास का इंसान है, कोई लड़का है या लड़की है, उसको अपने से जूनियर जो है वो पसंद आ गया या पसंद आ गई, तो आप वो क्या कर रहे हैं, बीइंग अ सीनियर आप उसको क्या कर रहे हैं, बार बार बुली कर रहे हैं या फिर रैगिंग कर रहे हैं। ऑल्दो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको पसंद है। जैसे कई बार जो है टीवी में बोल दिया जाता है कि जो लोग पहले झगड़ते हैं उन्हीं में बाद में प्यार होता है। तो ये वो वाली सिचुएशन है कि आपके जो एग्जैक्ट इमोशंस हैं आप उसके ऑपोजिट जो है वो बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।